ऐसा टीवी के प्रोग्राम स्प्रिंट फॉर स्पिरिट में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, इस बार हैं क्या खास, देखें आप। नेताजी ने हमारे क्या क्या टमाटर चाट, पालक पत्ते की चाट, समोसे, मतलब प्लेन समोसे खाए उन्होंने, समोसे की चाट नहीं खाई है, और एक कुल्फी फालूदा खाया उन्होंने। बहुत पसंद आया। उन्होंने हमको निमंत्रण भी दिया है अपने बेटे अनंत की शादी के लिए। इंडिया में एमएमए चल रहा है, बट इंडियन को पता ही नहीं है एमएमए क्या है। मेरी बेटी अच्छे नंबर से फर्स्ट आई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे मेरा बर्थडे भी था, तो मतलब कोचिंग से लौटते समय मुझे एक लड़की ने गांव का धक्का दे दिया था। मुझे भी जोश और जुनून आया कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जो पूरी दुनिया में मेरे देश का भी नाम हो और मेरी कलाकृतियाँ भी वहाँ तक पहुँचे। दोस्तों, ज़िंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है और जो लोग अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं वो हालात के साथ कुछ नया कर आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे ही कर जाने वालों को मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज सब मिलकर देखते हैं कि वो कौन है। बचपन का ज़माना हो या अमीर घराना हो, जब मिल जाता है मौका चाट खाने का, हो जाता है हर कोई इसका दीवाना। दही पूरी हो या भेल पूरी, रगड़ा हो या कटलिस और पानी पूरी, चाट को देखते ही आ जाता है चटखारे लोगों के मुंह में पानी। इनमें बिल गेट्स हो या नीता अंबानी, सबको पसंद है स्ट्रीट फूड का ये खाना। दोस्तों, वाकई हमारे मुल्क के खानों में है तहजीब का मज़ा, जो खाए वो खाना चाहे बार बार। हमारे क्या क्या टमाटर चाट, पालक पत्ते की चाट, समोसे, मतलब प्लेन समोसे खाए उन्होंने, समोसे की चाट नहीं खाई है, और एक कुल्फी फालूदा खाया उन्होंने। बहुत पसंद आया। उन्होंने हमको निमंत्रण भी दिया है अपने बेटे अनंत की शादी के लिए। बिल्कुल जाएंगे, निमंत्रण आया है, बिल्कुल जाएंगे। हमारा तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमको इस परिवार से जो है निमंत्रण आया है जी। ऐसे कोई चार्ज तो हमारे वहाँ डिसाइड नहीं, हम तो ऐसे गेस्ट के रूप में जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल प्रेम में जाएंगे, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, हम तो प्रेम की वजह से जाएंगे। हमारी दुकान पे आना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। इससे हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद है और नाम उज्जवल होगा, ऐसे है ही है, लेकिन इन लोग के आने से थोड़ा सा और हम लोग को पब्लिसिटी मिल जाती है, जिसका हमको अपने व्यापार में लाभ मिलेगा। मार्शल आर्ट पूजा तोमर ने ब्राज़ील में इंडिया का नाम रोशन किया है। वो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में अपने तारीखी मुजाहरे से MMA फाइटर का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही वो हिंदुस्तान की पहली फाइटर बन गई हैं। आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं की कारनामों की कहानी। वो मोमेंट जब मैं तैयार हो रही थी फ़ाइट के लिए, और उसके बाद जो वॉकिंग कर रही थी अपने फ्लैग, इंडिया फ्लैग के लिए, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं अपने इस फाइट, मतलब ये फ़ाइट अपने इंडिया को विन करनी है। और जो वो डिस्टेंस था ना, उसमें बस दिमाग में यही था कि कुछ भी हो, एक विनिंग तो देनी है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इंडिया में एमएमए चल रहा है, बट इंडियन को पता ही नहीं है एमएमए क्या है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल ज़रूरी बात तो है, लेकिन आप जब जीती तो आपको पता चला कि आप पहली भारतीय हैं जिन्होंने UFC में फाइट जीता है। तो ये आपको पता था जब आप जीती थी? बिल्कुल पता था, और मुझे ये भी पता था कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बाद शायद काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाए। तो अब लेकिन तो ये जब आप पहली भारतीय बनी तो वो फीलिंग कैसी थी UFC में फाइट जीतने वाली? वो तो मैं कभी भुला ही नहीं सकती। वो बहुत अमेजिंग थी, और मैं इमोशनली बहुत हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मोमेंट था। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि अब आप जैसे जीती हैं तो ये एक हमेशा एक दरवाज़ा खुलता है। जैसे मैरी कॉम ओलंपिक में मेडल जीती, तो उसके बाद लवीना ने जीता, एक दरवाज़ा खुलता है। हर स्पोर्ट में रोल मॉडल्स बनते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी इस जीत ने बहुत सारे भारतीय महिला फाइटर्स और ओवरऑल फाइटर्स के लिए भी
एक उम्मीद की किरण जगाई है कि बोल सकते हैं अगर पूजा तोमर जी जीत सकती हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते। बिल्कुल, ये फाइट विन के बाद मैंने देखा कि बहुत लोग जिन्हें पता ही नहीं था मार्शल आर्ट क्या होता है, उन लोगों को भी पता चला है कि एमएमए क्या है। और मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ लड़कियाँ होना ही गलत है, और तो मुझे अब ये फाइट विनिंग के बाद मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हमारे इंडियन, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बहुत सारे फाइटर यूएफसी में जाएंगे और विन करेंगे। आपने पहला कदम रख लिया, आपने यूएफसी खेली, जीती, अब अगला मुकाबला आपका 3 महीने बाद है, उसको लेके अभी से दिमाग में चल रहा है, अभी ब्रेक क्या क्या आपका टारगेट है अगला? बिल्कुल, मुझे काफ़ी सारी लास्ट फाइट में, मतलब मैं बहुत अच्छा करना सोचा था, बट थोड़ा सा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रही हो तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे यही है कि जो चीज़ें पिछली फाइट में गलतियाँ रही हैं वो गलतियाँ सुधारनी है और हार्ड वर्क करना है। प्रिया का ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन ट्रेन के हादसे ने इसके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। जब इसने छेड़छाड़ के खिलाफ एहतजाज किया तो एक लड़के ने उसे चलती ट्रेन के आगे धकेल दिया और वो ख़ुद को अस्पताल में पाई। इसके बाद इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे करें और आगे कैसे बढ़ें। वो बताती हैं कि उस दिन प्रिया का बर्थडे था, वो बहुत खुश थी, लेकिन किसे पता था कि ये दिन इसके लिए इतना खौफनाक और अपाहिज कर देने वाला बनेगा। इसके बावजूद प्रिया ने इंटर पास किया। नाजरीन, प्रिया की दर्द भरी कहानी सुनिए वाजिद खान की ज़ुबानी। हिम्मत पढ़ाई में शुरू से इसने बहुत वो रखी है कि उसने कहा था कि मम्मी मैं एक बार डॉक्टर ज़रूर बनूंगी, पर अब वो उस कोशिश को बहुत कमज़ोर समझती है। मम्मी मेरे दोनों पैर और बायां हाथ नहीं है। कहते हैं कि परवाज़ परों से नहीं, हिम्मत व हौसले से होती है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये बरेली की माजूर लड़की प्रिया है। वो पैदाइशी माजूर नहीं है, बल्कि एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई और उसकी ज़िंदगी बिना पैरों के चल पड़ी। इत्तेफाक की बात तो ये भी है कि जिनके पैर ना हो वो बैसाखी से चल पाते हैं, लेकिन प्रिया अपने एक हाथ से भी महरूम है। कुदरत की दी हुई नेमत के खो जाने के बाद भी प्रिया के चेहरे पर हौसले और जज्बे की मुस्कान है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि प्रिया ने इन हालात के बावजूद 12वीं जमात के इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न से कामयाबी हासिल की है। प्रिया का ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन ट्रेन के हादसे ने उसके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। ये वाक़या अक्टूबर 2023 को यूपी बरेली के सीबीगंज इलाके में रहने वाली प्रिया के साथ पेश आया। जब उसने छेड़छाड़ के खिलाफ एहतजाज किया तो एक लड़के ने उसे चलती ट्रेन के आगे धकेल दिया और बाद में उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मुझे मेरा बर्थडे भी था, तो मतलब कोचिंग से लौटते समय मुझे एक लड़के ने गाँव का धक्का दे दिया था। उससे मेरी कुछ बहस नहीं थी, वो परेशान करता था इसलिए उसने मुझे धक्का दे देता। मुझे ब्लैकमेल कर रहा था तो मैं अपने आप को बचा नहीं पाई, फिर उसने मुझे धक्का दे दिया ट्रेन के आगे और फिर मुझे होश भी नहीं रहा। और जब होश आया तब मैं हॉस्पिटल में थी रुहेलखंड में, और भास्कर में तो मुझे होश ही नहीं था। फिर मतलब वहाँ पर मैंने देखा था मेरे हाथ पैर कट चुके हैं, मेरा बहुत पेन भी हो रहा था और मम्मी पापा से नहीं मिल पाई थी मैं। तभी डॉक्टर ने मिलने के लिए भी मना कर दिया था, किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। तब डॉक्टर ने फिर मम्मी और पापा को मिलने के लिए बुलाया था। मेरी ज़्यादा जिद करने की वजह से वो फैमिली की जिद की चक्कर थे, इतने टाइम से मिली भी नहीं थी। तब डर रहे थे बहुत, कैसी हूँ मैं कैसी नहीं हूँ। इसलिए फिर मेरा कुछ टाइम बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे पैर और काटे गए, मेरा हाथ भी काटा गया था। फिर उसके बाद मैं आईसीयू में रही थी मैं 1 महीने लगभग। फिर मैं अच्छी होती चली गई धीरे धीरे। फिर मुझे ऑर्थो वार्ड में शिफ्ट कर दिया, वहाँ पर लगभग मैं रही थी 15 दिन। फिर मैंने दिवाली के टाइम छुट्टी ली थी डीएम साहब से बात करके। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। फिर दिवाली के दूसरे दिन ही मेरी मॉर्निंग में तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मुझे दूसरे दिन को कर दिया था एडमिट। सुबह ही 6 बजे निकल गए थे हम घर से, लगभग 8 बजे के टाइम में हो गई थी एडमिट। और वहाँ पर स्विच वगैरह भी आ चुके थे उसी टाइम। तभी वहाँ पर मैं काफ़ी दिन तक रही थी, लगभग 15-13 दिन रही थी एडमिट। फिर घर आ जाने के बाद फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, बाद में पैर में फंस पड़ गया था। फिर डॉक्टर ने बोला था, पहले डॉक्टर को दिखाया था हमने कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोले थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन से ही पता चलेगा। तो मेरे पैर का दोबारा ऑपरेशन हुआ था 3 बार। तीसरी बार मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था तो अंदर एक टाँका निकला था तो गला नहीं था, उसकी वजह से मेरे पैर से फंस निकल रहा था। तभी मेरे दोबारा ऑपरेशन हुआ था। फिर मैं काफ़ी दिन तक 15 दिन हॉस्पिटल में और रही। जब प्रिया इस हादसे का शिकार हुई तो गोया उसके लिए सब कुछ मुश्किल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे करे और कैसे आगे बढ़े।
वो बताती है कि उस दिन प्रिया का बर्थडे था, वो बहुत खुश थी। किसे पता था कि ये दिन उसके लिए इतना खौफनाक और अपाहिज कर देने वाला बन जाएगा। नाज़रीन, प्रिया की दर्द भरी कहानी से अंदाज़ा होता है कि इस उम्र के बच्चे कम समझ होते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। उनकी सही रहनुमाई की जाए तो ये अच्छे होनहार तालिब इल्मों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। इस हादसे के बाद प्रिया की मां उसकी देखभाल और पढ़ाई में मदद करने लगी है। वो अपनी बेटी को इस हाल में देखकर बहुत मगमूम है। मतलब मैंने घर पे आने के बाद मैंने हल्के हल्के अपने आप को संभाला और मतलब स्टडी करना शुरू कर दिया। और मेरे सर हैं योगेश्वर बरेली की, उन्होंने मुझे कोचिंग पढ़ाई, घर पे ही कोचिंग पढ़ाने आते थे और उन्होंने मेरी फीस भी नहीं दी थी। और मैंने नाइट में स्टडी करना शुरू कर दिया था। लगभग रात में 12-1 बजे तक स्टडी करती थी, 2 बजे तक, जितनी देर तक बैठ मिलता था उतनी देर तक स्टडी करती थी। और नींद भी लेना मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक करना था, क्योंकि एग्जाम में भी बैठना होता है 3 घंटा, लगभग 15 मिनट। बाकी तो मम्मी पापा छोड़ने गए थे मुझे एग्जाम के लिए, और मुझे लाइन खींचने में प्रॉब्लम हो रही थी। फर्स्ट दिन तो एग्जाम में मैं लाइन ही नहीं खींच पाई, तो मुझे टीचरों ने हेल्प करने के लिए मना कर दिया था। बोल रहे थे हम ऐसे कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने अपने आप ही पैर से स्केल दबाकर लाइन खींची थी फर्स्ट पेपर में। फिर दूसरे दिन को उन्होंने बोला आप आदेश ले सकते हो डीएम साहब से, तो हम कर सकते हैं DRS ऑफिस जाकर। तब हम डीएम साहब के ऑफिस गए थे, फिर DRS ऑफिस गए थे, वहाँ से हमें आदेश मिला था शिक्षा मंत्री के पास से। तब हमें एक महिला मिल गई थी, उनके टीचर मेरी लाइन खींचने के लिए, बस वो मेरी लिखती मैं आप खुद ही अपने हाथ से, बस वो मेरे स्केल पकड़ लिया करती थी, लाइन खींच देती थी। क्योंकि मुझे स्केल पकड़ने में दिक्कत होती थी, मैं एक हाथ से स्केल पकड़ के तभी लाइन खींच पाती, और मेरे एक ही हाथ था, तो इसलिए मैं लाइन नहीं खींच पा रही हूँ। मेरे हाथ में पेन था, तो बिल्कुल हाथ रख नहीं पा रही थी स्केल के ऊपर, और लाइन हो नहीं पा रही थी। तो मैंने हेल्प मांगी थी सरकार से, तो मुझे मेरी बेटी निकल आई। अब तो मैं ग्रेजुएशन करूँगी और बाकी तो डॉक्टर की करना चाहती थी, डॉक्टर की तैयारी अब नहीं करूँगी। अब मैं अपने हाथ और पैर दबा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं IPF, UPSC इनके एग्जाम के लिए करना चाहती हूँ। नाज़रीन, प्रिया ने बताया कि जब वो घर आई तो खुद पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। फिर प्रिया ने पढ़ाई शुरू कर दी। बिना क्लास के प्रिया ने पढ़ना शुरू किया। वो दिन रात पढ़ाई करने लगी थी। जब एग्ज़ाम के दिन आए तो उसे बहुत दुश्वारियाँ पेश आईं। वो इम्तिहान में तो पास हो गई है, लेकिन वो अब डॉक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि उसके लिए ये वो मिले, थोड़ा पढ़ाई में और आगे बढ़े, तो जब बेटी बनेगी तो मुझे और खुशी होगी। अब देखना है कि प्रिया का ख्वाब पूरा होगा या नहीं, क्योंकि वो जिस लगन और मेहनत से खुद को इस काबिल बनाई है, तो वो ये भी चाहेगी कि मुस्तकबिल में प्रिया को मसनूई हाथ पैर से जोड़ने की सही चल रही है। अब वो ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास करने के बाद सिविल सर्विसेज के इम्तिहान की तैयारी करेगी, ताकि वो ऑफिसर बनकर ऐसे बदमाशों को सबक सिखा सके। यकीनन वक्त बदलेगा और प्रिया का ख्वाब भी पूरा होगा। मैं वाजिद खान, स्पेशल स्टोरी, स्प्रिंट फॉर स्प्रिट, टाइम अब बदलेगा। दोस्तों, जब आप स्क्रीन पर क्रिकेट मैच देखते हैं तो आखिर में मैच जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी जाती है। ये इनकी जीत का इनाम है। आज मैं एक ऐसे टॉफ़ी मेकर से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने सोने के 3 छोटे छोटे टॉफ़ीज़ बनाए। इसे बनाने के लिए उन्होंने 8 दिन लगा दिए हैं और इसे सिर्फ लेंस की मदद से ही देखा जा सकता है। इनकी ख्वाहिश है कि T20 वर्ल्ड कप में जीतने वाली टीम को ये टॉफ़ीज़ दिए जाएं। उन्होंने PM मोदी और वज़ीर खेल से गुजारिश की है कि वो इसको आगे बढ़ाएं। आइए मिलते हैं HR आर्टिस्ट इकबाल सका से। पूरी दुनिया के खिलाड़ी और जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ मिल के जो आयोजन कर रहे हैं, उसमें मुझे भी जोश और जुनून आया कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जो पूरी दुनिया में मेरे देश का भी नाम हो और मेरी कलाकृतियाँ भी वहाँ तक पहुँचे। तो मैंने अभी 3 विश्व कप सोने के बनाए हैं। जो सबसे छोटे हैं
और सबसे हल्के कम वज़न से भी आप कह सकते हो मैंने बनाया है। और मैंने इसलिए बनाया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये कलाकृतियाँ जो भी टीम जीते उसके देश को, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा देश ही जीते और मेरी कलाकृतियाँ यहीं रहे, लेकिन फिर भी ये खेल के है तो खेल की भावना यही कहती है कि जो भी जीते उसके लिए ये जो ट्रॉफ़ी है मेरे देश की तरफ से उसके देश को दी जाए। एक तो जो टीम जीती उसको दी जाए, और एक सबसे ज़्यादा जो रन बनाते हैं उसको एक ट्रॉफ़ी दी जाए, और एक ट्रॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको बनाया जाए, उनको दी जाए मेरे भारत सरकार की तरफ से। इसके लिए मैंने मेरे देश के प्रधानमंत्री और जो क्रिकेट बोर्ड के जो सचिव हैं उनको भी पत्र लिखा, गृह मंत्रालय में भी मैंने पत्र लिखा, और खेल मंत्रालय जो केंद्र का है मैंने वहाँ पे भी पत्र लिखकर उनसे ये गुजारिश की है कि भाई ये जो मैंने बनाई है ये मेरे भारत सरकार की तरफ से उनको भेंट की जाए। ये सिर्फ 500 मिलीग्राम सोने में तीनों तैयार हुई हैं, और 5 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर की ये साइज है। फीडबैक के लिए सियासत टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करें, और आप गूगल प्ले स्टोर से सियासत टीवी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहें जब चाहें आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सियासत टीवी मोबाइल ऐप और रखिए टीवी 24 घंटे आपके साथ। दोस्तों, हौसला अफजाई जज्बों को जन्म देती है और एक नई सोच को पहचान देती है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही हौसले और जज्बे हैं जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ रखते हैं, तो आइए सियासत टीवी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब आपके दोस्त मोहम्मद मुनीर को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात नए नए हौसलों और जज्बों से भरी कहानियों के साथ। देखते रहें सियासत, स्प्रिंट फॉर स्प्रिट, टाइम अप बदलेगा।